हेलो फ्रेंड्स, अनिका क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, कल हमने अपने 41 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम करेंगे 42 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, इसमें साथ साथ में हम अपना चैप्टर जो आधुनिक काल है उसकी भी शुरुआत करेंगे, क्योंकि अगर हम सिर्फ PYQ करते रहे तो जो हमारा साहित्य है वो हमारा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हम एक वीडियो जो हमारा चैप्टर है आधुनिक काल का उसकी शुरुआत करेंगे। साथ में हम जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, क्वेश्चन पहले तो हम आधुनिक काल की जो शुरुआत है वो पढ़ेंगे, लेकिन बाद में हम जो जितनी भी तैयारी करेंगे क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे। थोड़े करेंगे लेकिन अच्छे से करेंगे। फ्रेंड्स देखो, टाइम बहुत है अभी और इसमें क्या है, आपका जितना भी वीक पॉइंट है आप अपने वीक पॉइंट को क्या है बिल्कुल उसको ऐसे कर सकते हो कि हाँ आपको ये सब कुछ आता है, क्योंकि ये नहीं कि हमारी सारी चीज़ परफेक्ट होती हैं। हर किसी का कोई ना कोई सब्जेक्ट वीक होता है। जैसे मोस्टली बच्चों का सब्जेक्ट मैथ वीक होता है, तो क्या है, या तो बिल्कुल नहीं आता है तो उसको छोड़ दो, करना ही नहीं। अगर समझ नहीं आ रहा आप दूसरे सब्जेक्ट पर फोकस कीजिए, उसको और ज़्यादा अच्छे से कीजिए। अगर आता है तो आप उसको कुछ चैप्टर्स लेके भी कंप्लीट कर सकते हो। जहाँ जहाँ से आपको ऐसे लगता है कि हाँ हमें यहाँ से इस चैप्टर को पढ़ने से 1 नंबर कम से कम मिल सकता, आप उसको करिए, छोड़ो मत। 1 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है सबके लिए। तो ये हम शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चंस की। संस्कृत के तत्सम शब्दों के हिंदी में परिवर्तित रूप को क्या कहते हैं? देखो, जो संस्कृत के तत्सम शब्द हैं उनका जब हिंदी में परिवर्तन किया जाता है तो उनको क्या कहते हैं? तद्भव, संयुक्त, देशज, रूढ़। तो उनको क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। संस्कृत के तत्सम शब्दों के हिंदी में परिवर्तित रूप को तद्भव कहते हैं। जैसे संस्कृत के शब्द हैं वत्स, तद्भव में बच्चा, अहम, मैं, वचन, बोली, अर्ध, आधा, प्रिय, पिया, पिया। ये सारे संस्कृत के शब्द हैं और ये इनका हिंदी रूपांतरण है। अब देखिए, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं, अगर व्याकरण में पूछेगा तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं? क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं? तो शब्दों के जो हैं 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ये 4 जो हैं उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के भेद हैं, इम्पोर्टेंट हैं। ये क्वेश्चन हमें हिंदी व्याकरण में यहाँ से मिल सकता है। जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो उन्हें रूढ़ कहते हैं। जैसे नाक, कान, पीला, झट। पर देशज वे शब्द हैं जिनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता। ये अपने ही देश में अपनी ही बोलचाल से जो शब्द बने होते हैं उनको देशज कहते हैं। जैसे कि कटरा, ठुमरी, कटोरा, चराक, खरखरा, पगड़ी आदि, ये सभी क्या हैं? ये देशज शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन से बादशाह ने अपनी राज मुद्राओं पर देवनागरी लिपि को समुचित स्थान दिया था? कि वो कौन सा बादशाह था जब उन्होंने अपने समय में जो उनकी मुद्राएं थी, उनकी जो राज मुद्रा थी, उन मुद्राओं पर देवनागरी लिपि को जो है समुचित स्थान दिया था, उनको अंकित किया था? औरंगजेब, अकबर, शेरशाह सूरी और बहादुर शाह जफर। तो जो शेरशाह सूरी हैं उन्होंने अपनी राज मुद्राओं पर देवनागरी लिपि को स्थान दिया था। शेरशाह सूरी ने अपनी राज मुद्राओं पर देवनागरी लिपि को समुचित स्थान दिया। शुद्धता के लिए उसके फारसी के फरमान फारसी और देवनागरी लिपि के समान रूप में लिखे जाते थे। यानी कि जो फारसी थी लिखी जाती थी वो क्या है, फारसी के जो फरमान यानी कि कोई भी आदेश होता था, जब लिखते थे राजा महाराजा एक दूसरे को, जब अपने आदेश भेजते थे एक पत्थर पर लिखे जाते थे। वो किस भाषा में होते थे? उस समय पर फारसी होती थी। देखो, जब हमने रीतिकाल पढ़ा था तो रीतिकाल की जो अदाकारी की यानी कि जो कामकाज की जो भाषा रही थी उसमें मुग़ल साम्राज्य था, तो कौन सी थी? फारसी भाषा रही थी। तो जो फारसी के फरमान और फारसी और देवनागरी लिपि में समान रूप में लिखे जाते थे, यानी कि जो फारसी में लिखे जाता था वैसा ही देवनागरी लिपि में भी लिखा जाता था। दोनों को समान रूप में लिखा जाता था। और ये किसने किया था? ये शेरशाह सूरी ने किया था। देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी परिपत्र सम्राट अकबर के दरबार से निर्गत प्रचारित किए जाते थे। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में, अंग्रेजी भाषा रोमन में और उर्दू भाषा फारसी लिपि में लिखी जाती है। भारत के प्राचीन शिलालेखों में 2 लिपियां हैं, ब्राह्मी और ख्रोष्टी। इंपॉर्टेंट है, जो भारत के प्राचीन शिलालेख हैं उनमें कौन सी 2 लिपियां हैं? ब्राह्मी लिपि है और ख्रोष्टी लिपि है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए पर्यायवाची शब्द नहीं है। अखंड दिया हुआ है, इसका एक पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये बताना है। समूचा, अक्षय, अनंत, अविभक्त। देखो जब हम अपना कोई भी PYQ देखते तो उसमें पर्यायवाची के हमें एक या दो क्वेश्चन तो हमें हर हाल में मिलेंगे। व्याकरण के जितने भी टॉपिक हैं सारे इम्पोर्टेंट हैं, वे हमें क्या है, जैसे कि हमारा संधि है, 2 या 3 क्वेश्चन संधि से हमें जरूर देखने को मिलेंगे, 2 क्वेश्चन समास से मिलेंगे, कम से कम 2 क्वेश्चन अलंकार से, 1 क्वेश्चन छंद से मिलेगा, और उद्देश्य और विधेय से तो हर हाल में पूछा जाएगा, तत्सम तद्भव भी पूछा जाता है। तो जितने भी हमारे हिंदी व्याकरण के टॉपिक हैं बिल्कुल ध्यान से करने, टॉपिक छोटे छोटे हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अखंड शब्द अनंत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कुछ अन्य शब्दों के पर्यायवाची देखें। अखंड के कौन कौन से हैं? पूर्ण, समस्त, संपूर्ण, अविभक्त, समूचा और पूरा। गधा यानी कि गधा होता है। खर, गर्दभ, रासब, बेसर, चक्रीवान, धूसर, ये सारे हैं गधे के, और गधे के ना मोस्टली पूछे जाते हैं। सरस्वती के हैं देखो, भारती, वोक, वागीशा, वीणापानी और हंसवाहिनी, ये सरस्वती के पर्याय हैं। सुंदर के देखो, रुचिर, चारु, रम्य, रमणीक, चिंताकर्षक और ललित। पंडित के हैं सुधीर, कोविद, बुध, धीर, प्राग और विचक्षण। समूह के हैं वरंद, गण, संद, पुंज, दल, टोली, जत्था आदि। ये सभी क्या हैं? पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? यानी कि जो आधुनिक आर्य भाषाएं हैं उनका विकास किससे हुआ है? मागधी से, रोमन से, द्रविड़ से या अपभ्रंश से? तो जो आधुनिक आर्य भाषाएं हैं वे किससे विकसित हुई हैं? अपभ्रंश से विकसित हुई हैं। आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ है। भारतीय आर्य भाषा समूह को कालक्रम की दृष्टि से निम्न वर्गों में बांटा गया है। देखो ये जो कालक्रम की दृष्टि से दिखाया गया ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि प्राचीन आर्य भाषा का समय ही पूछ लिया जाता, कब से कब तक माना गया है? 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का जो समय माना गया 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक माना गया है। और आधुनिक आर्य भाषा का जो समय माना गया है वो 1000 ईस्वी से अब तक माना गया है। और जो आधुनिक आर्य भाषा है किससे मानने के लिए गई है? अपभ्रंश से मानी गई है। आधुनिक भारतीय भाषा का विकास, नीचे तालिका देखो। अब जो आधुनिक भारतीय भाषा का विकास किससे कौन सा हुआ है? शौरसेनी से, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती। इन चारों का विकास किससे हुआ? शौरसेनी से हुआ है। पैसाची, लहंदा और पंजाबी, पंजाबी और लहंदा पैसाची से। बराचर जो है वो सिंधी से है। मराठी जो है महाराष्ट्री जो है वो मराठी से है। मागधी जो है बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया इनसे है। अर्धमागधी जो है वो पूर्वी हिंदी से निकली हुई मानी गई है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, नीचे दिए गए शब्द का संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानिए। अब देखो संधि वाला क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन पेपर करेंगे इसके थ्रू हमें ये पता चल जाएगा कि जो व्याकरण है वो किस लेवल की पूछी जाती है, साहित्य है वो किस लेवल का पूछा जाता है। इससे क्या है, हमें तैयारी का भी पता चलेगा कि जो हम तैयारी कर रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ भी रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि जब आप पढ़ो, किसी भी चीज़ की तैयारी करो, तो सबसे पहले उसके जो PYQs हुए हैं ना उनको देखना बहुत ज़रूरी है। देखिए संधि विच्छेद है, अंतर्धान। अंतर्धान देखो, अंत प्लस धान, ये क्या है? हमारा संधि विच्छेद है। अब देखो इसमें विसर्ग लगा है, विसर्ग है तो ये हमारी क्या है? ये अंतर्धान जो है ये विसर्ग संधि है। अंतर्धान। हम संधि के भी एक टॉपिक करेंगे जिसमें सिर्फ हम ये करेंगे कि किस संधि में जो फॉर्मूले लगते हैं, जो हम लगाते हैं, कि किससे पता चलेगा कि ये विसर्ग संधि है या स्वर संधि। कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। अब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं नाम देकर पूछा जाता है कि ये संधि कौन सी है। विच्छेद वाली संधि बहुत कम पूछी जाती है। अंतर्धान शब्द संधि ये अंतर्धान से हो जाएगा और ये कैसी संधि है? विसर्ग संधि है। यहाँ से देखिए, यदि विसर्ग के पहले ए और आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए तो विसर्ग के बाद कोई स्वर हो या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा,
देखो इम्पोर्टेंट है, तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण हो या ये रे ले वे हो या ये हो तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, रे हो जाता है। कौन कौन सा वर्ग है, तीसरा, चौथा और पांचवा, या तो ये होना चाहिए या फिर ये रे ले वे है होना चाहिए। तो वो क्या होगा, वो बदल कर किस में लग जाएगा, रे में बन जाएगा। अब इसके एग्जाम्पल देखिए कुछ, नि और झर, झर देखो तो क्या है, निर्झर है। दुर्गंध, गंध दुर्गंध है, तीसरा वर्ण आ गया। निगुण तो निर्गुण है, यहाँ पे तीसरा वर्ण आ गया। अभी हमने पढ़ा था ना, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। दुआत्मा, आ आया है तो ये क्या हो गया, दुरात्मा। तो ये क्या है, विसर्ग संधि के उदाहरण हैं। अब हम आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हिंदी शब्द का संबंध संस्कृत के किस शब्द से जाना जाता है, यानी कि जो हिंदी शब्द है वो संस्कृत के किस शब्द से जाना जाता है, माना जाता है कि यहाँ से निकला है। बिंदु, हिंदवी, सिंधु, इंदु। तो जो सिंधु है ये इससे क्या है, हिंदी शब्द का संबंध माना गया है। जो ईरानी लोग थे वो सिंधु को क्या है, हिंदू हिंदू करते थे। ये जो सिंधु का बिगड़ा हुआ रूप ही क्या है, हिंदी है। तो ये किसकी देन है, हिंदी ईरानियों की देन है। किस शब्द से है, सिंधु से है। और रूप किसका है, संबंध ही संस्कृत से माना जाता है। जो सिंधु शब्द वो किससे, संस्कृत से। हिंदी शब्द का संबंध संस्कृत के सिंधु शब्द से माना जाता है। सिंध नदी के आसपास की भूमि और वहाँ रहने वाले लोगों को सिंधु कहा जाता था। कालांतर में ईरानी भारत के अधिकांश भागों से परिचित हो गए, उनके द्वारा यह शब्द हिंद उच्चारित होने लगा। यानी कि जो सिंधु नदी थी वहाँ पर जो रहते थे उनको सिंधु कहा जाता था, तो सिंधु कहते कहते हिंद कहने लगे। यूनानी शब्द इंडिका, देखो जो इंडिका शब्द है वो किन की देन है, यूनानियों की है। अंग्रेजी शब्दों का इंडिया, तो अंग्रेजी जो वो इंडिया है। इसी तरह हिंदी का विकसित रूप भी कहा जाता है। हिंदी में का अक्षर का लोप होने से हिंदी शब्द बनकर आया है। खड़ी बोली हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ, पैसाची, मागधी, अर्धमागधी, शोरसैनी। तो जो खड़ी बोली हिंदी का उद्भव वो किससे है, शोरसैनी से माना गया है। खड़ी बोली हिंदी का उद्भव शोरसैनी अपभ्रंश से हुआ। खड़ी बोली अनेक नामों से अभिहित की गई है, हिंदुई, हिंदवी, दक्षिणी, रेखता, हिंदुस्तानी आदि। ये क्या हैं, किससे माने गए हैं, खड़ी बोली के नाम माने गए हैं। डॉक्टर गिरीशन इसे वर्नाक्यूलर हिंदी तथा डॉक्टर सुनीति कुमारी चटर्जी ने जनपदीय हिंदी नाम से जाना जाता है। ये दोनों नाम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सुनीति कुमार चटर्जी का पूछा भी गया कि जनपदीय हिंदुस्तानी नाम किसने दिया था, तो सुनीति कुमार चटर्जी ने दिया था। खड़ी बोली हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं, 18 बोलियां हैं। देखिए ये जो 18 बोलियां हैं कन्फ्यूजन वाला है, 17 भी और 18 भी हैं, क्योंकि जो लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था टीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया था उसमें क्या है, पहले तो 17 बताया गया था लेकिन फिर आयोग ने क्या है 18 मानी गई थी। उपभाषाएं, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली। पश्चिमी हिंदी की कौन कौन सी बोलियाँ, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, हरियाणवी, कन्नौजी। एक क्वेश्चन भाषा और उपभाषा से पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये कहाँ से निकली हुई है। पूर्वी हिंदी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी है। राजस्थानी की मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी है। जो ये भाषा वाले जो उपभाषा भाषा हैं इनका हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उस पर अलग से क्या है इनको डिटेल में पढ़ेंगे। पहाड़ी हिंदी गढ़वाली, कुमाऊनी, नेपाली। बिहारी हिंदी मैथिली, मगही और भोजपुरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा का निर्माण होता है। भाषा जो उसका निर्माण किससे होता है, मौन ध्वनियों से, अव्यक्त ध्वनियों से, व्यक्त ध्वनियों से या मूक ध्वनियों से। तो जो भाषा का निर्माण होता है वो व्यक्त ध्वनियों से होता है। भाषा का निर्माण व्यक्त ध्वनियों से होता है, अर्थात हम जो ध्वनि व्यक्त करते हैं उसी से ही भाषा निर्मित होती है। भाषा का रूप उच्चारण तथा लिपि के माध्यम से प्रेषित होता है। उच्चारण वह ध्वनि संकेत है जो शारीरिक अवयव के माध्यम से व्यक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ की 12 खड़ी देवनागरी लिपि सुधार समिति ने अस्वीकृत कर दिया। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे, देखो देवनागरी लिपि सुधार समिति ने तो जो देवनागरी लिपि सुधार समिति उसके
अध्यक्ष पूछा गया। और ये ए की 12 खड़ी है, इसको अस्वीकार किया था, किसने किया था ये भी बताना है। और किसके माध्यम से किया गया था, देवनागरी लिपि सुधार समिति के माध्यम से किया गया था। और देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन है ये बताना है। ए की 12 खड़ी देवनागरी लिपि सुधार समिति ने अस्वीकार कर दी। इसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे। सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक फॉन्ट बनाकर देवनागरी लिपि सुधार समिति आरंभ किया गया। ठीक है तुझे। सर्वप्रथम सावरकर बंधुओं ने ए की 12 खड़ी तैयार की थी। ए की 12 खड़ी तैयार किसने की थी, सावरकर बंधुओं ने। इसको अस्वीकार किसने किया था, आचार्य नरेंद्र देव ने। और किससे संबंधित थे, देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे। महात्मा गांधी के हरिजन सेवक में इसका प्रयोग हुआ। सर्वप्रथम डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने पंचम अक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया। मोस्ट इंपोर्टेंट है, सर्वप्रथम किसने पंचम अक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग का प्रस्ताव रखा था, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। इनमें से आप है ना अपने नोट्स बनाकर पॉइंट के द्वारा नोट्स बनाकर इनको याद करना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बीच में दिए हुए हैं। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने कपित्य प्रवर्तनियों के साथ देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि को स्वीकार कर लेने का सुझाव दिया था। तो फ्रेंड्स, आज हमने अपने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। हम वीडियो छोटी छोटी रखेंगे ताकि हम इनको बार बार रिवाइज भी कर सकें और साथ में हम हमारा जो भी चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं उसको भी करते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।